m1 को मेन मान लिया गया है, उसकी फील्ड हो गई, और m2 टेस्ट मास हो गया। अब ये जो फोर्स आएगा वही फोर्स m1 पे भी होगा, वही m2 पे भी होगा, और वही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या अट्रैक्शन यही होगा। तो यहाँ पे रख देते हैं, देखो m2 रहा, और E1 m1 की फील्ड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से m1 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया एक्सप्रेशन, है कि नहीं? तो ये हो गया G इज इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये G निकालने का तरीका है, इसमें ये सारी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए तो आ जाता है, इससे डिपेंडेंसी पता चलती है कि G वास्तव में किन बातों पे डिपेंडेंट है। तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है आसानी से वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, और साथ साथ डिपेंडेंसी का केस, लेकिन बेसिक फॉर्मूला ये है निकालने का। इसे किस पे डिपेंडेंट हो गया? मास ऑफ द प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। फोर्स ऑन अ मास प्लेस्ड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, एक फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें एक मास रख दिया गया है ना, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फील्ड के दिशा में ही होगा। जैसे अब ये बॉडी आप रख रहे हैं तो फोर्स किधर होगा? डाउनवर्ड होगा, है ना, इसके कारण फोर्स, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या है? डाउनवर्ड, है ना, तो उसी दिशा में होगा। और वैल्यू अगर आप इसकी लिखोगे, क्यों भाई, क्यू इंटू ई होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो क्यू की जगह एम आ गया तो एम इंटू ई हो गया। यहाँ माइनस प्लस कुछ नहीं, यहाँ पर डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में होता है, ये समझ लो। यहाँ निगेटिव मास तो होता है नहीं कि उल्टा बना दो, मास तो पॉजिटिव है तो वो फील्ड की दिशा में ही रहेगा, ठीक इतना। और पोटेंशियल की भी बात कर लेना, तो पोटेंशियल के लिए क्या होता था याद है आपको? वहां पोटेंशियल डिफाइंड होता था, तो जैसे इस फील्ड में वो वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस या पोटेंशियल डिफाइन कर दें, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे इसकी? हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे एम इंटू वी, माइनस मत लगाना यहाँ, वो अपने आप आएगा। ये तो फॉर्मूला है ना, क्यू इंटू वी, जैसे क्यू इंटू वी था एम इंटू वी, वी जब रखोगे तो माइनस रखोगे ही, तो ये माइनस हो जाएगा अपने आप, नहीं तो दो दो बार माइनस आ जाएगा, नहीं, वो रखेंगे एम इंटू वी, फॉर्मूला वही है बिल्कुल, एम इंटू ई, एम इंटू वी। तो डायरेक्शन और इसका साइन जो है वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी मास अगर किसी फील्ड में रखा है तो तुरंत उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू मासेस, अब कूलम्स लॉ याद है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कैसे प्रूफ किया गया था? ये एक मेन था और एक टेस्ट था, तो M1 की फील्ड और M2 का फोर्स, M2 पे फोर्स, है ना, यही होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगा वो एट्रैक्शन ही होगा, तो सीधे लिख सकते हैं, ये देखो वैसे ही लिख रहे हैं, F इज इक्वल टू M2 E1, M1 को मेन मान लिया गया है, उसकी फील्ड हो गई, और M2 टेस्ट मास हो गया। अब ये जो फोर्स आएगा वही फोर्स m1 पे भी होगा, वही m2 पे भी होगा, और वही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या अट्रैक्शन यही होगा। तो यहाँ पे रख देते हैं, देखो m2 रहा, और E1 m1 की फील्ड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से m1 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया एक्सप्रेशन, है कि नहीं? पूरी एनालॉजी वही चल रहा है सब कुछ, है ना, ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया, यूज करेंगे जहाँ भी होगा, ठीक। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट जो होता था, अब ये ध्यान दो, इसमें न्यूट्रल पॉइंट एक ही डिफाइंड होगा, क्योंकि दोनों मास पॉजिटिव ही तो होंगे, वहां तो कई था, प्लस प्लस का, माइनस माइनस का, प्लस माइनस, ऐसे था ना कॉम्बिनेशन, इसमें एक ही है, दोनों सेम नेचर। और सेम नेचर अगर चार्ज के होते थे तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता था? बीच में कहीं, है ना, तो इस सेम नेचर के मास होंगे दोनों, तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में, और फॉर्मूला वही लग जाएगा। तो फॉर्मूला आप याद करो, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस एल है, और m1 से अगर आप इसकी डिस्टेंस x1 ले रहे हो, है ना, तो ये याद करो, ये देखो ये फॉर्मूला, तो इसी को यूज कर लो x1 फाइंड करने के, है ना। तो ये फॉर्मूला जो है वो अंडर रूट Q1 है, अंडर रूट Q1 प्लस Q2 अंडर रूट, ऐसे देखो, अब बनाऊंगा नहीं दोबारा, है ना, ये x1 यहाँ m1 से x1 डिस्टेंस, और इसमें क्या एक की पॉइंट था, जो डिस्टेंस निकाल लो सामने वाला मास ऊपर वही वाला होगा, सेंटर ऑफ मास में उल्टा होता था, है ना, सेंटर ऑफ मास, अब इन्हीं दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी होती
ऐसी दो सिस्टम ऑफ टू बॉडीज है ना, ऐसी बॉडी M1 M2 दिया है और न्यूट्रल पॉइंट भी पूछ रहा है, न्यूट्रल पॉइंट का ये फॉर्मूला हुआ। सेंटर ऑफ मास वाला क्या होता, M2 L अपॉन M1 प्लस M2 होता है ना ऐसे। वो इसलिए याद करा देता हूँ ना जिससे वो कंफ्यूजन दूर हो जाए आपका, फर्क जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक, इसे यूज कर लेना न्यूट्रल पॉइंट के लिए। न्यूट्रल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, क्या पहचान होती है उसकी, कि वहां पे कोई टेस्ट मास या चार्ज रखेंगे तो फोर्स फील नहीं करेगा। ठीक? एक ही होता है यहाँ पे, ऐसे निकाल लीजिए। पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 23 में आया हुआ, ध्यान से पढ़िए क्या करना है, बल्कि मैं कह रहा हूँ कोशिश कीजिए इसे। चलिए, इस क्वेश्चन में दोनों बातें आ गई थी, फील्ड और पोटेंशियल, है ना। तो टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, दो में से मास रख दिया r डिस्टेंस पे, कैपिटल R। तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही पूछ रहे हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पे। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पॉइंट पूछ रहे हैं तो वहां तो दो दो मास है ना, दोनों मेन मास हैं, उन दोनों के कारण पोटेंशियल लिख के जोड़ना पड़ेगा आपको। कह रहे हैं कि कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट जो डिफाइन किया है वो ऐसे कह रहे हैं, वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स जीरो मींस न्यूट्रल पॉइंट। कह रहे हैं पहले तो न्यूट्रल पॉइंट निकालो, यही तो मतलब हुआ कि आप न्यूट्रल पॉइंट का पता लगाओ। उससे पॉइंट वो दिया नहीं उन्होंने डायरेक्ट, ऐसे पॉइंट दे देते कि इस पॉइंट पे बताओ पोटेंशियल, तो पॉइंट ना देके कह रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट पहले आपको निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जब न्यूट्रल पॉइंट आपने निकाल लिया तो उस पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल लिख के जोड़ना है, इतना काम। तो चलो हो जाएगा ये इसमें। ये न्यूट्रल पॉइंट हम पहले यहाँ पे फाइंड कर लें यहाँ। तो किसी भी तरफ से m या 9m से जैसे आपको चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरफ से आ जाएगा। मान लो यहीं से शायद यहाँ पे m से ये निकालना है, तो ये x1 ले लिया। अब x1 के लिए बताओ क्या लिखें। हाँ, x1 इज इक्वल टू, हाँ ऊपर वही वाला मास आएगा ना जहां से नाप रहे हैं, तो m आएगा ऊपर, है ना। तो वो ये तो r हो गया l, और वो अंडरवुड m, तो अंडरवुड m इंटू r अपॉन अंडरवुड m प्लस अंडरवुड 9। ठीक है, गुड। ये देखो ये फॉर्मूला है, x1 है तो ये m1 ही है, तो देखो ये रख दिया। तो m से x1 से m, मतलब m से x1 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये m तो कैंसिल हो जाएगा, अंडरवुड m, ये r/4 आ गया। इससे ये पॉइंट का पता चल गया, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे है। तो न्यूट्रल पॉइंट r/4 पे हो गया। अब इससे पोटेंशियल भी लिखना है और उस वाले से पोटेंशियल लिखना है, तो डिस्टेंस दोनों से चाहिए ना। तो ये r/4 हो गया, तो वो कितना बचा, वो r माइनस r/4 इज 3r/4। तो इससे m से r/4 और 9m से 3r/4 पे जो पोटेंशियल होगा दोनों को जोड़ देना है, और दोनों ही निगेटिव होना है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो चलो पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो ये देखो पहला वाला, और GM अपान R वाले से होगा ना, M अपान R, तो ये r/4 हो गया और मास m है, और उसका क्या लिखे बताओ, -g 9m अपान, बस ठीक है, बहुत आसान है, जोड़ दो आ जाए। ये 3 से ये गया हुआ 3 और 4 ऊपर आके 12, है ना। अब समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब ये तो वहीं से हो जाएगा ना सारे क्वेश्चन। आप समझ लें कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो क्वेश्चन जितने ही बने थे ना, वो सब बन सकते हैं आप लगभग, बस एक लिमिटेशन के साथ कि इसमें सिर्फ निगेटिव होगा पोटेंशियल और अट्रैक्शन फोर्स होगा, वहां दोनों हो सकता था। हम्म। चलिए अब यहाँ से दूसरा पार्ट शुरू होता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अब जो आ रहा है। ये हम लोगों ने देख लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल किस तरीके से लिखा जाता है वास्तव में, ठीक है, ये सब जान लिया हम लोगों ने। अब आती है बात यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो वैल्यू ऑफ जी। ये जी कौन सा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। कैपिटल जी वो कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो अलग बात है ना। तो ये एक्सेलेरेशन है ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट, जो हम लोग 9.8 या 10 लेते हैं ना, वो कैलकुलेट कैसे होता है और किन बातों पे डिपेंडेंट है, जरा ये देखा जाए, ठीक है। देखो
कैसे निकालते हैं, इसमें ठीक ठाक डिस्कशन है और ठीक ठाक क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए इस पे, है ना, यही एस्पेक्ट है। देखो एक वो ये एनालॉजी वाला पार्ट हो गया, एक जी पे पूरा डिस्कशन है। और इस चैप्टर में ग्रेविटेशन के दो चैप्टर हैं, एक पहला एक दूसरा होगा, जिसमें आगे सेटेलाइट मोशन और प्लेनेटरी मोशन की बात होती है, वो अलग बात होगी। इसमें जो है हम लोग यही पढ़ रहे होंगे बेसिकली, ये एस्पेक्ट जो अब जैसे जी पढ़ लेंगे यहाँ पे, तो हम ये देखेंगे कि जैसे वेट जो होता है बॉडी का, जो हम mg लिखते हैं, वो वास्तव में कितना होना चाहिए, क्या वो ट्रू है या हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, वो सब पता चलेगा आपको। और एक तो सबसे बड़ा बात हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे ग्राउंड पे जीरो मान लेते हैं पोटेंशियल, है ना, तो वास्तविकता क्या है, उसके पीछे सत्यता क्या है, ये सब जानेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें एक ये वाला पार्ट होगा, और एक पार्ट और है उसमें आगे चल के, वो हम लोग देखेंगे, वो स्केप से संबंधित है, वो सब आएगा। स्केप वेलोसिटी नहीं होती है, स्केप, वो सब, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, ये ग्रेविटेशन वन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्वेश्चंस फ्रीक्वेंट आते हैं। देखो जी निकालना है, तो जैसे ये प्लेनेट हो गया, अब अर्थ है, प्लेनेट है, ये मास का जनरलाइज कर दे रहे हैं, किसी भी प्लेनेट पे जी आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। उस पे वो बॉडी रख दी मास की। अब आप जानते हो कि इस पे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो कि वही बदल जाता है किसमें, mg में। ये जो इस पे बोलते हैं ना mg फोर्स, वो क्या है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही तो है ना, तो mg के फॉर्म में लिखते हैं। अब भाई ऐसा है, mg कैसे, मान लो जैसे पृथ्वी इस पे फोर्स लगा रही, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम लोग भी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा, कौन सा, वो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इस पे लग रहा है फोर्स, और उसी फोर्स से एक्सेलेरेट करेगा ना, तो ये जब छोड़ेंगे तो गिरेगा, तो एक्सेलेरेशन कौन सा होगा, वो स्मॉल जी। तो फोर्स से एक्सेलेरेशन कैसे आता है, अब फोर्स को आप m इंटू ए से रिलेट कर लो, जो आपने सेकंड लॉ में पढ़ा है, तो वही a क्या है, g है, तो वहीं से g का एक्सप्रेशन, बेसिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो आ जाता है, वही करने वाला है। तो अब क्या है यहाँ पे, ये मास इस पे रखा हुआ है सरफेस पे, ये r रेडियस का प्लेनेट है, या अर्थ कह लो, और इसकी डेंसिटी, क्योंकि इन सबके टर्म्स में बात होने वाली है, ये सब क्वांटिटीज आने वाली है पिक्चर में, तो उसको बता दे रहे हैं। तो देखो ये कैसे लिखा है, देखो ये mg फोर्स जो है बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स से ही बना है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है। आर क्या होता है, आर उनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बेसिकली देखा जाए तो होता है, तो ये तो पॉइंट मास मान लो, ठीक है। और ये पूरा प्लेनेट बड़ा सा, तो इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस, तो ये सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, कैपिटल आर ही तो होगी, ये सरफेस पे रखा हुआ है, कहीं और रखा होता तो पूरी डिस्टेंस लेते। अब ये इतनी डिस्टेंस हो गई, तो वो डिस्टेंस ले लिया, और ये एक m1 है और एक m2 मास है, जो इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा, वही सेंटर में मास होता है ना, यहाँ पे इफेक्टिव मास होगा ना, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस r हो गई, तो वही लिया जा रहा है, ये Gmm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इससे देखो g का एक्सप्रेशन आ जाएगा, m कैंसिल होगा, बहुत आसान चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। अब मुश्किल है, रह नहीं गया है कुछ भी, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कि मुश्किल रह नहीं गया, हम लोग पढ़े हैं ना, मैं ही नहीं ना पढ़ लिया हूँ खाली, ठीक है ना, तुम लोग भी पढ़े हो ना, अब जाके मैं पूछ रहा हूँ। देखो ये हो गया g इज इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये g निकालने का तरीका है, इसमें ये सारी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, तो आ जाता है, इससे डिपेंडेंसी पता चलती है कि g वास्तव में किन बातों पे डिपेंडेंट है। तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है आसानी से, वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, और साथ साथ डिपेंडेंसी का केस, लेकिन बेसिक फॉर्मूला ये है निकालने का। इसे किस पे डिपेंडेंट हो गया, मास ऑफ द प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। इसमें बॉडी का खुद का मास नहीं है, उससे मतलब ही नहीं, ये इसीलिए वो कहते हैं ये जी किसकी प्रॉपर्टी है, मेन प्लेनेट की, तो नहीं लेता था मैं कि ये जी जो है इसकी प्रॉपर्टी है, मेन फील्ड की, मेन बॉडी की, है ना, ये तो एग्जांपल लेके चलता था मैं, वही है। अच्छा, यहां से एक एक्सप्रेशन ये जो मैं बना रहा हूँ बड़ा यूजफुल एक्सप्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन के लिए बनता है। होता क्या है कि आगे क्या होगा, कि आगे जो एक्सप्रेशन आएंगे फॉर्मूले, उसमें जनरली जो है ये जीएम अपीयर होता है, ये तो बेसिक है। तो क्या होता है, इसको कैलकुलेट करना जरा मुश्किल काम है। अब खुद ही बताओ तुम कि कितने लोगों को यहाँ पे जी याद है अभी, शायद ही कुछ लोगों को अभी याद हुआ हो, और अभी 10⁻11 के साथ है। और मास अर्थ का मालूम है किसी को, मालूम है तो हाथ उठाओ, देखो क्या होगा,
तो मुश्किल हो गया ना। या कोई प्लेनेट उसका मास मालूम होगा, नहीं मालूम होगा ना, चलो जी तो रट लिया आपने। तो ये कैलकुलेट करना मुश्किल काम होता है। और क्या होता है, जितने भी एक्सप्रेशन आते हैं जनरली इसमें ये अपीयर हो जाता है। तो उसका एक इंतजाम किया गया, क्यों ना इसका सब्स्टिट्यूशन एक क्रिएट किया जाए जो आसान हो। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन भी क्रिएट कर सकते हो, जीएम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। तो जानते हो जहां जहां फॉर्मूले में जीएम आएगा वो रहने देंगे। देखो डिपेंडेंसी देखने के लिए तो जीएम परफेक्ट बताता है डिपेंडेंसी, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए जीएम को जी आर स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि जी भी मालूम होता है स्मॉल जी आपको, और रेडियस ऑफ प्लेनेट अर्थ का मालूम होगा कुछ लोगों को। कितने लोगों को मालूम है? ये भी नहीं मालूम? हाथ उठाओ। हाँ ये सही बोल रहे हो, वो 6400 किलोमीटर ये मालूम होता है, ये अवेलेबल है आसानी से। ठीक है, तो वो इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया करेंगे, याद रखना जीएम इज जी आर स्क्वायर जहां जरूरत पड़ेगी। फिर बोलना हो डिपेंडेंसी देख, फॉर्मूले में दो बातें होती है ना, डिपेंडेंसी देखना और कैलकुलेट करना। तो डिपेंडेंसी देखने के लिए तो दैट इज परफेक्ट जीएम, किस पे डिपेंडेंसी है। लेकिन अब देखो, अगर हम ये लिख देंगे तो इसमें ना जी आ रहा है ना कैपिटल एम आ रहा है, तो डिपेंडेंसी एक्चुअल दिखती नहीं है। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए जी आर स्क्वायर ही परफेक्ट। तो दोनों प्रकार के रिलेशन हम लोग बनाते रहेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी रख के। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिपेंडेंसी में यहाँ पे क्या डिपेंडेंसी दिख रही है जी की, एम अपान आर स्क्वायर। अब इस पे क्वेश्चन जैसे बनते हैं डिपेंडेंसी के, तो उसमें ये होगा कि एग्जामिनर हो सकता है दो प्लेनेट को कंपेयर करवा दे कि दो ऐसे प्लेनेट हैं जिनका मास का रेशियो इतना है, उनके रेडियस का रेशियो, जैसे मान लें प्लेनेट में कोई भी मार्स ले लें और अर्थ ले लें, मास में भी डिफरेंस होगा उनका, रेडियस में भी। तो जी को कंपेयर करवा लिया। हो सकता है मून का अर्थ से कंपेयर करवा लें, मून और अर्थ का तो जी का आपको रिलेशन मालूम भी होगा, डिपेंडेंसी 1/6 होता है, वो इसी से कैलकुलेट होके आया है। या फिर कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि दो प्लेनेट हैं जिनका मास सेम है लेकिन रेडियस डिफरेंट है, तो यही वाला तो उठाएंगे ना, मास कांस्टेंट रखते हुए डिपेंडेंसी। देखो जिसका रेडियस कम होगा वहां जी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी अगर मास सेम है तो, है ना, ऐसे भी। या ये भी कहते हैं कि एक प्लेनेट है वो श्रिंक कर गया, ऐसे श्रिंक किया कि उसका रेडियस हाफ हो गया लेकिन मास वही है, मास उतना ही है लेकिन वो श्रिंक कर गया। तो उसमें जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फिर यहीं से होगा, मास सेम रखो, रेडियस हाफ कर दिया, वो 1/4 हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। अरे आर स्क्वायर 1/4 हो गया, 4 टाइम्स ऐसे। डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि डेंसिटी पे भी बन जाता है क्वेश्चन। तो पिक्चर में डेंसिटी ला दी, अर्थ की डेंसिटी, प्लेनेट की डेंसिटी पिक्चर में आ गई, तो उसे अपीयर करा दो यहाँ पे। तो देखो यहाँ से डिपेंडेंसी के तीन फॉर्मूले, एक तो ये दिख रहा है, दो और मैं बनाता हूँ जिस पे क्वेश्चंस अपीयर होते हैं, याद कर लीजिएगा आप उसे। देखो, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, स्फेरिकल है ना, 4/3 पाई r³ इंटू रो। अब यहां से आपको पता चला कि मास इज प्रोपोर्शनल टू r³ रो, होगा कि नहीं, है ना। देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं मास की जगह r³ रो, इससे फॉर्मूला r और रो में बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। ये देखो, इसलिए भी इंपॉर्टेंस रखता है कि जनरली वो फॉर्मूला याद रहता है स्टूडेंट्स को। और ध्यान दो उसमें और इसमें एक बहुत बड़ा एक फर्क है, वहां पे रेडियस के साथ कुछ इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट। अभी यही क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि वो एक मास जो है वो श्रिंक कर गया और रेडियस हाफ हो गया, तो जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मास वही है, तो वो लग गया, है ना। तो आपने कहा कि वो जी जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। यही क्वेश्चन डेंसिटी बना देते तो कि एक प्लेनेट जो है वो श्रिंक कर गया, रेडियस हाफ हो गया, अब भी रेडियस हाफ हो रहा है लेकिन डेंसिटी सेम रही, मामला उल्टा हो गया ना आंसर में। बिल्कुल, ये ध्यान रखना है। ऐसी केसेस जो जैसे वो रटा रहता है, पता चला कि वो वाला भी आंसर दे देंगे, उसमें डेंसिटी की बात चल रही है, आंसर वो मास वाला जो था ना, वो 4 टाइम्स होने वाला, वो भी ऑप्शन दिया होगा। तो वो ध्यान रखिएगा, आपको इतना सिखा चुके हैं फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाने में, है ना। तो वो मैं क्लियर करा देता हूँ, एक रिलेशन और बन जाएगा। देखो एक पेयर में बनता है, एम और आर में बना, रो और आर में, और एक जो है एम और रो, मतलब डेंसिटी और मास में, वो भी बना होगा। ये देखो सब्स्टिट्यूशन एक कर रहे हैं, वहां से दिख रहा है ना, r³ इज प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन रो, तो r इज, ये पावर उधर जाएगी ना, ये
यहाँ से हो गया आर क्यूब जो है एम अपॉन रो, फिर ये पावर उधर गई तो 1/3 हो गया, तो आर की जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ये कर रहा है, देखिए आर की जगह ये वाला, तो ये कर देंगे तो ये तो m टू द पावर 1/3 हो गया, ये आएगा ऊपर तो 1 पावर है 1 माइनस 1/3 2/3, तो ये भी याद करिएगा, या तो याद करें या उसी समय बनाइएगा, ये आपकी चॉइस। ये 3 प्रकार के रिलेशन पे क्वेश्चंस होते हैं, जनरली इस पे और इस पे आते हैं क्वेश्चंस। बताइए क्या आंसर होगा। डेंसिटी सेम है ना, तो डेंसिटी सेम होने का मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला तो आर की प्रोपोर्शनलिटी में हो गया, तो देख लीजिए इसमें पता ही चल गया। हाँ, ठीक है, गुड, ये हो गया। तो जैसा रेडियस पे इफेक्ट आएगा वैसा ही इफेक्ट जी पे आ जाएगा, तो 0.2 टाइम्स है तो भी 0.2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और बाकी औपचारिकता बस आपको करना है, तो ये है डेंसिटी सेम, तो जी इज प्रोपोर्शनल टू आर, देन ये देखिए ये प्लेनेट और ये अर्थ, ये प्लेनेट और अर्थ के लिखा गया है, ठीक है ना, रेशियो कर लिया, बाकी सब्स्टिट्यूशन दे दें, ये रेशियो 0.2 दिया हुआ है, प्लेनेट का रेडियस 0.2 टाइम्स है अर्थ के, ठीक। अभी मास सेम कर देते हैं ना तो केस बदल जाता है, इनवर्स स्क्वायर पे चलता है।